यायोमी बोलती है, रिको यहाँ पर है, मैं उसे छू भी सकती हूँ, बताओ ना क्वीन। तब क्वीन बोलता है कि रिको, तुम बिल्कुल ओरिजिनल रिको की तरह दिखती हो, तुम्हारी ही तरह यहाँ पर और भी लोग हैं। तब यायोमी पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता, जिसपे क्वीन बताता है कि मैं कॉबलून के डिमोलिश होने से पहले कॉबलून शहर में ही रहता था। मेरे कुछ साथी अभी भी यहाँ रह रहे हैं जो कि एक्चुअली में कहीं और रहते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि उस फेक वर्जन का क्या होता है कि जब ओरिजिनल वाला वर्जन यहाँ आ जाता है, और मुझे रिजल्ट मिला कि सेकंड वर्जन गायब हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ आते ही मेरा सेकंड वर्जन जो कि रेस्टोरेंट में काम करता था वो गायब हो चुका है। रिको बोलती है कि क्या कूदो ये जानता है, जिसपे क्विल कहता है हाँ वो ये जानता है, और रूल के मुताबिक ओरिजिनल वर्जन और सेकंड वर्जन कॉबलून में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तब यायोमी कहती है अगर इसका मतलब ओरिजिनल रिको आएगी तो यानी कि ये रिको एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्विल कहता है हाँ वैसे तो वो रिको मर चुकी है, लेकिन अगर वो जिंदा होगी तो ये गायब हो जाएगी। मैंने खुद अपने सेकंड वर्जन को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखा है। रिको बोलती है यानी कि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यायोमी चिल्लाते हुए कहती है मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं हांगकांग जा रही हूँ इस बात का पता लगाने के लिए। उसके जाते ही क्विल रिको से बोलता है माफ करना, मैंने शायद तुमसे कुछ कड़वी बातें बोल दी, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन कूदो तुम्हारी फिक्र करता है। रिको पूछती है कि क्या सच में वो मेरी फिक्र करता है, जिस पर क्विल हाँ बोलता है। इसके बाद वो कूदो से मिलती है, उसे बताती है कि यायोमी के साथ जाने का उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है। तो कूदो से पूछता है कि क्या मेरे साथ डम्पलिंग खाने आओगी, जिस पर रिको मान जाती है। कोयल अपने घर पे सोचा होता है कि ये कितना डरावना है, एक चीज जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो कर रही है। अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आखिर म्यूकी इस चीज को बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रेस्टोरेंट में खाते वक्त रिको के मुंह पे कुछ लग जाता है। कूदो से साफ करते हुए मन में बोलता है वही फेस, वही वॉइस, वही सॉफ्टनेस, मुझे पता है तुम एग्जिस्ट नहीं करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कूदो और रिको साथ जा रहे होते हैं। तभी रिको की जेब से एक प्रिस्क्रिप्शन गिरता है, जिसपे कूदो पूछता है कि आखिर ये क्या है। रिको बताती है मुझे इन्फॉर्मिया है, मुझे सोने के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है। कूदो बोलता है कि हर रात मैं तुम्हें अच्छे पल दिखाऊंगा ताकि तुम्हें बिना मेडिसिन के भी नींद आ जाए। रिको कहती है मैंने तुम्हें अपने लक से पाया है और मेरा लक लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ म्यूकी के फादर को देखते हैं जो कि उससे बोलते हैं पर्दे डाल दो हेरोन, लेकिन म्यूकी बोलता है कि मेरा नाम म्यूकी है, जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें उसी नाम से तो बुलाया। बाहर आकर म्यूकी यूलुंग से अपडेट मांगता है। यूलुंग बताता है कि वो डॉक्टर वांग की ही पेशेंट थी, उसकी मौत का कारण है दवाइयों का ओवरडोज। वो सोने के लिए कुछ ज्यादा ही दवाइयाँ खाती थी, लेकिन स्लीपिंग पिल्स भी उसे नहीं मार सकते। तो आखिर उसने किस तरह की मेडिसिन खाई थी। वो 3 साल पहले डिमोलिश हुए कॉबलून में रहा करती थी, और जिस दवाई से उसकी मौत हुई थी उसके सबूत पूरी तरह से मिट चुके हैं। म्यूकी कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद मेरा कुछ अजीब सा ही कनेक्शन है उसके साथ, इसलिए ही उसके चाहने वाले हिलुमा से नफरत करते हैं। यूलुंग कहता है मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे फादर से नफरत करते हैं। कॉबलून शहर में यहाँ हम किसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि रिको और कूदो पर नजर रख रहा होता है। उसके मास्टर का कॉल आता है तो वो कॉल उठाकर बोलता है मेरा नाम सोहे है, मैंने अभी कॉबलून में एंटर किया है और जल्दी मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू भी कर दूंगा, और इसका जो मास्टर है वो म्यूकी के फादर ही है। कूदो रिको से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कैरियोके में आओगे, जिस पर रिको मान जाती है। और जाते हुए रिको मन में सोचती है क्या ये सच है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चीजों को स्मेल और टेस्ट कर पा रही हूँ। हो सकता हो कि वो डिलीवरी बॉय ही अजीब हो। क्या होगा अगर यायोमी वापस आकर कॉबलून और मुझे नहीं देख पाएगी तो। कूदो रिको से बोलता है आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। रिको बोलती है कूदो तुम्हें याद है तुमने मुझे कॉबलून शहर से बाहर जाने से मना किया था, तब तुमने ऐसा क्यों कहा था, आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुम वादा करते हो कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे किसी भी साइड की जरूरत ही नहीं रहेगी। कूदो उसे गले लगा लेता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। यायोमी हांगकांग जाते हुए याद करती है कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो कॉबलून शहर में आई थी और फिर वो रिको से मिली। अब वो मेट्रो से उतरते जब पेमेंट करती है तो उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट तो पूरा खाली है, और ये बात तो कोक्वेल पर बताती है। तो क्विन उससे कहता है कॉबलून में कमाए गए पैसे बाहर जाकर गायब हो जाते हैं, कॉबलून एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करता हूँ। वो उससे अच्छी खासी अमाउंट में पैसे भेज देता है, जिसके बाद यायोमी शहर में सभी से कॉबलून शहर के बारे में पूछताछ स्टार्ट कर देती है। और सभी यही बोलते हैं कि कॉबलून 3 साल पहले ही डिमोलिश हो चुका था। पर तब एक बुढ़ा आदमी उसे बताता है कि ऑनलाइन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कॉबलून शहर और वहाँ के लोगों को देखा है। ये सुनकर यायोमी ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट कर देती है और किसी वेसल नाम के बंदे से बातचीत करती है, जो कि पूछता है कि क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने कॉबलून शहर और वहाँ के लोगों को देखा है। अब यायोमी टाइप करके बताती है कि हेलो वेसल, मैंने भी कॉबलून शहर और वहाँ के लोगों को देखा है, क्या तुमने भी देखा है। वेसल लिखता है कि नहीं मैं नहीं देख सकता, पर मैं ये जानता हूँ कि कॉबलून शहर एग्जिस्ट करता है। यायोमी लिखती है तुम उसे देख नहीं सकते फिर भी इस बात पर यकीन करते हो, देखो अगर तुम इस बात के मजे लेने के लिए यहाँ हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो बंदा लिखता है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि कॉबलून एग्जिस्ट करता है। यायोमी लिखती है हाँ मैं भी ये करना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मैं ये कैसे करूँ। वैसे लिखता है कॉबलून 30 साल पहले ही डिमोलिश हो गया था, लेकिन पता नहीं
कैसे वो दोबारा एग्जिस्ट करने लगा। हमें साबित करना होगा कि आखिर ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या वहाँ कुछ अजीब है। यायोमी पूछती है आखिर तुम ये साबित क्यों करना चाहते हो। वैसे लिखता है मेरे एक दोस्त के लिए, क्योंकि वो गॉब्लिन को देख सकता है। तब यायोमी लिखती है मेरी एक दोस्त है, लोगों के हिसाब से वो मर चुकी है लेकिन वो गॉब्लिन में एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं कि वेसल असल में योलुंग होता है, जो कि लिखता है गॉब्लिन बहुत अजीब है। यायोमी याद करती है कि उस दिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो ठंड से बचने के लिए एक जगह पहुंच गई थी और इस तरह वो गॉब्लिन शहर में पहुंच गई। अजीब बात यह है कि गॉब्लिन में हमेशा एक ही मौसम रहता है, मिड समर का। आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती है जिसका नाम है जेनेटिक टेरा। ये सारी बातों वेसल यानी योलुंग को बता देती है और आगे वो लिखते हैं कि मुझे ऐसे ही बहुत अजीब बातें गॉब्लिन के बारे में पता है। वो लिखती है कि वो कल सुबह ही गॉब्लिन वापस चली जाएगी, तो क्या हम लोग आपस में कॉन्टेक्ट को शेयर कर सकते हैं। योलुंग इसके लिए मान जाता है और अब यायोमी यहाँ से बाहर जाने वाली थी कि तभी उसके सामने एक टॉफी आकर गिरती है। वो इसे उसके मालिक को वापस करती है, जो कि असल में योलुंग ही होता है। योलुंग कहता है कि तुम इसे अपने पास ही रख सकती हो और यहाँ से चला जाता है। सुबह रिको को यायोमी का मैसेज मिलता है और इस वक्त वो कूदो के साथ उसके बेड पे थी। कूदो बोलता है कहाँ जा रही हो, जिस पर वो बोलती है यायोमी से मिलने, और तब कूदो उसे किस कर लेता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पुरानी रिको जा रही होती है, तभी उसके पीछे से कूदो आ जाता है और उसके लिए कॉफी लाया होता है। वो रिको से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। कॉफी देख के रिको बोलती है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, चलो अंडे खरीद लेते हैं, फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। सारा सामान लेके दोनों घर आते हैं। रिको कूदो के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाती है जो उसे काफी पसंद आता है। रिको बताती है कि ये रेसिपी मेरी मॉम की थी। मेरे मॉम एंड डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। ये रेसिपी मुझे मेरे बचपन में ले जाती है। कूदो कहता है कि इससे तो तुम्हें काफी दुख होता होगा ना, जिस पर रिको बोलती है मैं दुखी नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, इतने कमजोर कि मैंने एक नॉवल के दूसरे पार्ट को भी नहीं पढ़ा है, मैं ऐसी ही हूँ। आगे वो कुछ कहने वाली होती है कि टी पोट का साउंड सुनकर रुक जाती है, लेकिन कूदो को ये जानना था कि आखिर वो क्या बोलने वाली है। और प्रेजेंट टाइम में कूदो एक ड्रिंक पी रहा होता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर कोयल और यायोमी को रिको का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, तो यायोमी पूछ लेती है कि कुछ हुआ है क्या, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुकाम में कुछ मिला, तो यायोमी बताती है कि बाहर सभी लोग कह रहे हैं कि 3 साल पहले ही कोवलून शहर पूरी तरह से डिमोलिश हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं जो कि कोवलून की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं। तभी यहाँ वेट्रेस तीनों के लिए ड्रिंक लाती है, लेकिन यायोमी अब उसे घूर कर देख रही थी, जिस पर रिको बोलती है लगता है तुम किसी ऐसी चीज को नहीं पीना चाहोगी जो एग्जिस्ट नहीं करती है। कोएन बोलता है कि ये जानने के बाद कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती पीना काफी अजीब होगा ना। बात सुन के यायोमी उसे की बार में गटक जाती है। पीने के बाद वो कोवलून की पूरी वाइब में आ जाती है, जैसे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा हो। तभी योलुम को यायोमी का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि यहाँ सब कुछ सही है, पर योलुम समझ जाता है कि उसने वहाँ की ड्रिंक पी ली है और वो पूरी तरह से कोवलून के वाइब में आ चुकी है। योलुन बोलता है कि इसकी वजह शायद वहाँ का खाना है, तो यानी कि जो भी वहाँ की चीजें खाएगा वो उसकी वाइब में आ जाएगा। कोवलून में म्यूकी कुछ कुकीज खरीदना चाहता था, वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है लेकिन दुकानदार उससे सिर्फ कैश ही मांग रहा है। तभी कोयल आकर उसकी पेमेंट कर देता है। म्यूकी सीधा बाहर आ जाता है। कोयल इसके पीछे भागने लगता है, कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन म्यूकी कहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो एक पतली सी गली में घुसकर लकड़ियों से कोयल का रास्ता बंद कर देता है। तभी कोयल कहता है कि म्यूकी प्लीज यहाँ का कुछ खाना मत, और कूदो असली है। लेकिन म्यूकी कहता है कि ये बात तो मैं जानता हूँ। अब म्यूकी सीधा डॉक्टर वांग के क्लिनिक के पास पहुँचता है। तभी योलुंग उसे कॉल कर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो। म्यूकी बताता है कि वो कोवलून शहर में है, जिसपे योलुंग बोलता है कि लेकिन तुम्हें तो आज हांगकांग में होना चाहिए था। म्यूकी कहता है तो ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। अब रिको यायोमी के लिए लंच लाई होती है और अब दोनों ही साथ में लंच कर रहे होते हैं। तब रिको यायोमी को अपने और कूदो के रिलेशन के बारे में बताती है, जो सुनकर यायोमी कहती है तो अब तुम दोनों प्यार में पड़ चुके हो, मुझे तुम दोनों से काफी जेलसी फील हो रही है। तभी रिको बोलती है लगता है तुम इन सारी ड्रेसेस को बनाने में काफी बिजी हो। तभी यहाँ पर सोहे आता है फायर अलार्म को चेक करने के लिए। यायोमी के मुंह से सोहे नाम सुनकर रिको थोड़ी हैरान होती है, जिसपे यायोमी कहती है कि सोहे नाम तो काफी कॉमन होता है। सोहे भी यायोमी की बनाई सारी ड्रेसों की तारीफ करता है और बोलता है कि मुझे अगर पहनना होगा तो मैं ये ग्रीन वाला पहनना चाहूंगा। रिको बोलती है क्या तुम्हें भी ड्रेसेस पसंद है, जिसपे सोहे बोलता है कि मैं एक लड़का हूँ लेकिन मुझे चमकदार चीजें काफी ज्यादा पसंद है। मैं 2 साल पहले ये सारी चीजें पहनना पसंद करता था क्योंकि तब मेरी बॉडी अलग थी। तब रिको बोलती है कि तुम्हें अपनी पसंद को छोड़ना नहीं चाहिए। हम कोएन को देखते हैं जो कि म्यूकी के बदले बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर वो यायोमी के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे वो ड्रिंक पीते ही बदल गई। अब उसे डाउट होता है कि कहीं कूदो भी इसी तरह तो कोवलून की वाइब में नहीं आ चुका, इसीलिए वो एक बार कूदो से मिलने का डिसाइड करता है। दूसरा हम सोहे को देखते हैं जो कि बोलता है मैं ये मास्टर को कैसे बताऊं कि ये फेक रिको ओरिजिनल वाली रिको से बिल्कुल अलग है और यायोमी कोई फ्रेंडली लड़की नहीं थी। यहाँ के लोग और चीजें एकदम रियल लग रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। अब वो म्यूकी के फादर को कॉल
करता है और बताता है कि जो कॉपीज कॉब्लिन बना रहा है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप रिको को ही ले लीजिए, लेकिन वो मरी हुई रिको की जगह लेने के लिए काफी है, यानी कि मरने के बाद भी यहाँ लोग जिंदगी जी सकते हैं, जो कि आपका और मास्टर म्यूकी का गोल था, जो कि मुर्दों को वापस लाना था, द जिरकोनियम प्रोजेक्ट, जो कि मुमकिन है। मास्टर म्यूकी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके हिसाब से ओरिजिनल पर्सन और कॉपी एक साथ नहीं रह सकते। जो भी कुछ यहाँ बनता है वो बाहर जाते ही गायब हो जाता है, और इसलिए अगर रिको बाहर जाएगी तो वो भी गायब हो जाएगी। वो लड़की जिरकोनियस बनाने में काफी ज्यादा काम आएगी। यहाँ मुझे पता चला कि कॉपीज की भी अपनी लाइफ होती है। म्यूकी के फादर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ओपिनियन में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। यहाँ यूलिंग म्यूकी से कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं होता कि तुम ह्यूमा फैमिली के मेंबर हो? अगर मैं रिवेंज के पीछे होता तो डॉक्टर वांग को मेरी बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, पर उन्हें चिंता है क्योंकि ये तुम हो। म्यूकी गुस्से में बोलता है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यूलिंग बोलता है, तुम्हें पता है कि इस रास्ते पे तुम्हें रिग्रेट ही फील होगा, तभी तुम इसी रास्ते पे जाना चाहते हो। कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा। म्यूकी गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं डॉक्टर वांग से मिलने जा रहा हूँ। यूलिंग बोलता है, तुम कॉब्लिन से ऑब्सेस्ड हो म्यूकी, मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे मुझे रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। यूलिंग सही था, म्यूकी को काफी सारी बातों का रिग्रेट था। इसके बाद हम कूदो को देखते हैं जो कि रिको के घर आया था। वो कॉफी लाया था। रिको बोलती है कि मैं थोड़ा लॉन्ड्री का काम कर लेती हूँ। वो देखती है कि उसके पास शुगर स्टिक है, तो वो पूछती है कि आखिर मैं इनका क्या करूँ, जिस पर कूदो बोलता है कि फ्रेंच टोस्ट बना लो। रिको बोलती है ठीक है, पर मैं इसे बनाऊं कैसे? तब कूदो बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। कूदो के अचानक जाने से रिको उदास हो जाती है, क्योंकि वो कूदो के काफी क्लोज होने के बावजूद भी काफी डिस्टेंस फील कर रही है। अब उसे एक बॉक्स के अंदर पुरानी वाली रिको का चश्मा मिलता है, और जैसे वो उसे पहनती है उसे कुछ अजीब दिखने लगता है और वो तुरंत फेंक देती है। यहाँ योलिंग सोहे से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, हिबुनुमा के बदले मेरे साथ आ जाओ, मैं नकली रिको कुजिराई को मार देना चाहता हूँ। अब हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कूदो बूढ़ो लोगों के साथ बैठकर खेल रहा था, और उनमें से एक बूढ़ा बोलता है, वायु इंसिंक टावर वो एक बहुत खतरनाक जगह है जहाँ पर सभी तरह के गलत काम होते हैं। अगर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो वहाँ से दूर ही रहना। इस पर कूदो कहता है कि ऐसी जगह से तुम्हें दूर रह ही नहीं सकता, और इसीलिए मैं वहाँ के टावर के मालिक से माफी मांगने नहीं जा सकता। तो कूदो के बदले रिको उस ऑनर से माफी मांगने चली जाती है। वो ऑनर को एक गिफ्ट देकर मिसमैनेजमेंट के लिए माफी मांगती है। ऑनर से कहती है कि ये जगह सच में बहुत खतरनाक है। रिको सारी बातें सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यह कूदो आ जाता है और रिको पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बिना मुझे बताए यहाँ पर ओनर से माफी मांगने आ गई, और ये जगह सच में बहुत खतरनाक है। जिस पर रिको कहती है कि मैं ओनर को पहले से ही जानती थी, पर कूदो उस पर गुस्सा करके बोलता है, फिर भी अब से इस जगह को मैं संभालूंगा और मेरे बगैर तुम यहाँ कभी मत आना। और अब चलो घर चलते हैं। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम सोहे को देखते हैं जो कि योलुंग की बात को याद करता है कि मैं नकली रिको को मार दूंगा। सोहे ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन योलुंग ने कहा कि उसे मार कर तुम कोई मर्डरर नहीं बनोगे, वो बस एक जेनरिक क्लोन है जिसे कि एग्जिस्ट करना भी नहीं चाहिए था। सोहे अभी भी नहीं मानता। तब योलुंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एक इनाम दूं तो क्या तुम तब भी मना करोगे? तुम्हें चमकदार ड्रेसेस बहुत पसंद है ना? और तब हमें एक राज पता चलता है कि सोहे वही छोटी लड़की है जिसे हमने रिको के साथ पहले भी देखा है। योलुंग ये फोटो दिखाकर बोलता है कि देखो, जब तुम पहले ऐसी ड्रेस पहना करती थी, जो देखकर सोहे शर्मा जाता है। सोहे कहता है कि मैंने इन चीजों से इंटरेस्ट खो दिया है। जिस पर योलुंग बोलता है कि जेनेरिक क्लोन ने 3 साल पहले के क्लोन को कॉपी किया है, 3 साल पहले के सोहे को भी। वैसे तो फेक वर्जन और रियल वर्जन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा केस बहुत अलग है। अच्छा अब सुनो, अगर अब तुम अपने पुराने रूप में वापस आ सको तो। जो सुनकर सोहे हैरान था और पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है? योलुंग बोलता है हाँ ये पॉसिबल है, जेनेरिक टेरा की मदद से। सारी बातें सोहे कोने में बैठकर सोच रहा था। अब हम योमी को देखते हैं जो कि रिको की बातों को याद करते हुए जा रही थी और बोलती है कि अब वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुकी है। काश मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी होती। तभी उसको सोहे दिखता है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तभी यहाँ से फेक वर्जन छोटी वाली सोहे यहाँ से जाती है, जो देखकर सोहे को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। जो देख आयोमी बोलती है क्या तुम ठीक हो, लो ये आइसक्रीम खा लो। लेकिन सोहे आइसक्रीम को फेंक देता है और बोलता है तुम्हें यहाँ की ज्यादा चीजें नहीं खानी चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। यायोमी मैं कहूंगा कि तुम्हें यहाँ की ज्यादा चीजें नहीं खानी चाहिए। यायोमी हैरान रह जाती है। तभी उसे रिको का कॉल आता है और अब वो दोनों मिलते हैं, जहाँ रिको उसे वही अजीब चश्मा दिखाती है जो कि पुरानी रिको का था। यायोमी डरते हुए उसे पहनती है, लेकिन उसको तो सब नॉर्मल लग रहा था। पर जब रिको इसे पहनती है तो उसे पुरानी रिको की मेमोरीज दिखती हैं। वो बोलती है कि मैंने कुछ ऐसी चीजें दिखी जो कि पुरानी रिको की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है। रिको चश्मे की मदद से पुरानी रिको की मेमोरीज को देखने लगती है। सारी मेमोरीज रैंडम थी और ज्यादातर मेमोरीज के अंदर उसके साथ कूदो था। सारी बात वो यायोमी को बता देती है। अगले दिन जब वो टेरिस पर होती है तो वो सोचने लगती है कि कूदो अब उसे अवॉइड करने लगा है। वो आगे की मेमोरीज के लिए चश्मा लगाती है कि तभी यहाँ पर कूदो आ जाता है और वो झट से चश्मा हटा लेती है और बोलती है कि मैं तो बस ये ऐसे
ऐसे ही लगा रही थी। कूदो यहाँ उसे अपने साथ लंच पे ले जाने के लिए आया था, पर पहले ही उसने यायोमी के साथ प्लान बना रखा है, तो कूदो यहाँ से अकेला ही जाता है। उसके जाते ही रिको सोचती है कि कूदो का एक ऐसा रूप भी होगा जो किसी पुरानी रिको ने देखा होगा। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। अब घर में यायोमी उससे बोलती है, जो भी तुम्हें दिखे मुझे बताना, मैं उसे नोट कर लूंगी। अब रिको चश्मा पहनती है जिसमें उसे वही बायोसिंग टावर दिखता है। वो बताती है कि ये एक डेंजरस एरिया है जहाँ का काम सिर्फ कूदो संभालता है। उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया है और इसके बाद दोनों खुद को वहाँ जाने से रोक ही नहीं पाती। दीवार पे लगे स्टिकर को देखकर रिको बोलती है कि मैंने ये पहले भी देखा है। अब यायोमी उससे कहती है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने कहा था कि तुम पुरानी रिको के बारे में कुछ जानना चाहती हो। रिको कहती है हाँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं और कूदो अपने बारे में और भी जान पाएंगे। अब दोनों साथ में आगे बढ़ती हैं और एक जगह पहुंचने के बाद रिको बोलती है कि ये वही जगह है जो मैंने चश्मे से देखी थी। दोनों अचानक की आवाज सुनकर डर जाते हैं और देखते हैं कि ये तो सोहे है। सोहे अब दोनों से पूछता है, आखिर तुम दोनों इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही हो। यायोमी डरी हुई थी। वो बोलती है कि सोहे, क्या तुम हमें यहाँ से बाहर ले जाओगे, जिसपे सोहे मान जाता है। तब रिको यहाँ से एक स्टिकर निकाल लेती है जिसके पीछे लिखा हुआ था 403 फॉरबिडन। रेस्टोरेंट में बैठे क्वीन को जब ये पता चलता है कि रिको पुरानी रिको की मेमोरीज को देख सकती है तो वो काफी हैरान हो जाता है। रिको बोलती है कि मैं बायोसिंग टावर गई थी जहाँ कूदो ने मुझे जाने से साफ मना किया है। क्या वो जगह पुरानी रिको की मरने की वजह है। जिसपे क्वीन कहता है किसे पता, वो तो वहाँ सिर्फ काम करती थी। शुरुआत में तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे उसे काम करने का तरीका भी बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे तो तुम भी पसंद नहीं थी। मुझे लगा कि तुम कूदो को सिर्फ हर्ट ही करोगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम और पुरानी रिको दोनों ही अलग हो, लेकिन तुम्हारा रंग रूप सब सेम है। मे भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस कूदो को हर्ट करता होगा। तभी सोहे यहाँ पर फायर अलार्म चेक करने के लिए आता है और क्वीन को देखकर तो उसकी फटी जाती है। क्वीन उसे कुछ कहने ही वाला था कि सोहे उसे रोक लेता है और तुरंत यहाँ से चला जाता है। क्वीन भी थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाता है। रिको रोने लगती है और बताती है कि कूदो उस दिन मुझे बताने आया था कि इसी दिन पुरानी रिको की मौत हुई थी। मे भी उसे मुझे देखकर हर्ट होता होगा। यायोमी बोलती है, क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं इस दुख को हमेशा याद रखूंगी। यहाँ क्वीन सोहे को खींचकर एक कोने में लाता है और बोलता है, तुम काफी बड़े हो चुके हो। सोहे अजीब अजीब बातें करने लगता है, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि क्वीन के आगे उसका कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। तो वो मान जाता है कि हाँ, वही असली सोहे है और तभी यहाँ से उसकी जेनेरिक वर्जन भी जाती है। क्वीन देख के हैरान था। वो पूछता है कि तो अब तक ये जेनेरिक वर्जन गायब क्यों नहीं हुई। सोहे कहता है, तो तुम्हें पता नहीं था, तुम इतने भी तेज नहीं हो, और यहाँ से चला जाता है। रिको उस स्टिकर पे लिखे नंबर को सर्च करती है तो उसे एरर शो होता है। तब वो बालकनी में खड़े होकर स्मोक करने लगती है और यहाँ कूदो भी आ जाता है और फिर वो उससे बोलती है, हमें वापस से कोलीग बन जाना चाहिए। उस दिन के बाद से सब कुछ अजीब हो चुका है, अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करने वाली। इसके बाद अगले सीन में ऑफिस के बाहर रिको को एक और कोड मिलता है। वो इन सबको कलेक्ट कर लेती है और अब फोन देखते हुए अपने मन में बोलती है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे एग्जिस्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अब एग्जिस्ट करती हूँ एक ऐसी जगह पर जिस जगह को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, आखिर ये कल्लून दोबारा क्यों बना है और मैं पुरानी रिको की तरह क्यों दिखती हूँ, और आखिर कूदो और मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों रहना चाहते हैं। और रात को यायोमी घर जा रही होती है। उसे मीठा खाने का काफी मन कर रहा होता है तो वो योलुंग की दी हुई टॉफी ही खा लेती है और तब उसे हांगकांग में जो भी हुआ था सब कुछ याद आ जाता है।